हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ करियर लॉन्चर आईपी मैट। तो ये है हमारा रैपिड रिवीजन का थर्ड सेशन। एनीवन जो कि अभी पहली बार चैनल पे आ रहा है, जिसने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं इसके, प्लीज काइंडली चेक दोज टू पार्ट्स ऑल्सो। अभी हमने रैपिड रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। 4 मई को आपका आईपी मैट इंदौर है। इस टाइम पे क्या मैटर करता है कि आप मॉक्स दो, एनालाइज करो, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को और बेटर अंडरस्टैंड करो। इट्स हाई टाइम कि अगर आपका रिवीजन आप स्टार्ट कर दो, आप बस क्वेश्चंस अब फटाफट स्टार्ट करने लग जाओ कि आपका कौन से वीकर एरियाज है, इससे आपको ये चीज पता लगेगी। सो लेट्स वेरी क्विकली स्टार्ट विद दिस सेशन। ये पार्ट 3 है। एंड क्योंकि हमने अभी तक काफी सेशंस में एल्जेब्रा एंड अरिथमेटिक भी कवर किया है, इसमें हम थोड़ा सा पीएनसी प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना शुरू करेंगे। ऑल्सो ये क्वेश्चन वो है जो मैंने लास्ट सेशन में ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन दिया था, एंड मैंने ये अज्यूम किया है कि क्योंकि कोई क्वेरी मेरे पास नहीं आया है तो शायद काफी बच्चों से ये हो चुका है। तो लेकिन लेट्स डिस्कस दिस बिफोर वी स्टार्ट विद दिस सेशंस क्वेश्चंस। तो ये है मैट्रिक्स। अब ये चीज समझ लो कि मैट्रिक्स एक काफी कांस्टेंट टॉपिक है। आईपी मैट इंदौर कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, एंड इस तरीके का क्वेश्चन इज आल्सो वेरी बेसिक इन आईपी मैट इंदौर। आईपी मैट इंदौर क्या करता है, आपको एक मैट्रिक्स देता है और इस मैट्रिक्स में वो आपको कुछ तो पावर ऑफ निकाल के देता है, और यूजुअली वो ये 2x2 में भी करता है। जब भी आपके पास ऐसा कुछ आए निकालने के लिए मैट्रिक्स के क्वेश्चन में, ये जरूर समझ जाना इससे कि मैट्रिक्स में कोई पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तभी हम ये चीज कर पाएंगे, वरना इट्स नॉट पॉसिबल। सो लेट्स वेरी क्विकली अंडरस्टैंड कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। और पैटर्न बनाने के लिए थोड़ा एफर्ट जरूर है, अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आपको सेकेंड पावर या थर्ड पावर तक मैट्रिक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये 2x2 है, इसीलिए वो ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं होगा। सो प्लीज गिव मी अ हेड्स अप इन कमेंट सेक्शन अगर किसी को शायद ये नहीं पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्योंकि वरना मैं तभी उस पार्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगी। एल्स आई सिंपली कैलकुलेट व्हाट इज m2 एंड m3। ओके, सो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमको सेकंड या थर्ड मैट्रिक्स तक कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। सो हम m स्क्वायर निकालेंगे। m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 माइनस 4 माइनस 1 इंटू 3 1 माइनस 4 माइनस 1। सो ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। कैसे करते हैं, आप लो यहाँ पे दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम और उसको मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के साथ, एंड दैट विल गिव यू योर फर्स्ट एलिमेंट विच इज a11। सो दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 4। सिमिलरली अगर आपको नेक्स्ट एलिमेंट a12 निकालना है तो आप इसी कॉलम के एलिमेंट्स को सेकेंड रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल गिव यू 3 माइनस 1। तो अब सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करके। आई होप you guys अभी तक know how to do matrix multiplication. Okay, so this will give you minus 12 plus 4 and the next element is minus 4 plus 1. तो हमारे पास m2 आ जाता है 5 2 माइनस 8 एंड माइनस 3। तो अगर अब मैं m देखूं और m स्क्वायर देखूं, अभी भी पैटर्न पता लगना मुश्किल है, तो हमें m3 तक तो जाना पड़ेगा। सो लेट्स वेरी क्विकली कैलकुलेट m3। m2 इंटू m ले लो, 5 2 माइनस 8 माइनस 3 3 1 माइनस 4 माइनस 1। अब हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। लेट्स वेरी क्विकली डू दिस। अगर किसी को पैटर्न ऑलरेडी पता है, किसी ने ये सॉल्व किया है, काइंडली लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो दोबारा से वही फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो 15 माइनस 8, next is 6 minus 3, then minus 20 plus 8 and last is minus 8 plus 3। तो हमारे पास m3 आ गया है 7 3 minus 12 and minus 5। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं, m m2 एंड m3। इनको साथ में लिख लेते हैं। सो 3 1 माइनस 4 माइनस 1 ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है m। m2 क्या है आपके पास, 5 2 माइनस 8 माइनस 3 ये m2 है, और m3 है 7 3 माइनस 12 एंड माइनस 5। अब आपके सामने तीन मैट्रिक्स हैं, m स्क्वायर m क्यूब। कैन समबडी टेल मी कि उनको कोई पैटर्न यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो पा रहा है, एंड कैन क्विकली कोई मुझे आंसर बता दो इसका। आप तीनों मैट्रिक्स के एडजेसेंट एलिमेंट्स को देखो।
अगर आप m का a11 एलिमेंट देखो, यहाँ पर 3, यहाँ 5 एंड यहाँ पे 7 है, दैट मीन्स हर बार कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? a11 में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, a11 में हो रहा है +2 एवरी टाइम। अब यही चीज देखो नेक्स्ट एलिमेंट में विच इज a12, अगर पहला है -4, फिर है -8, फिर है -12, दैट मीन्स हर बार डेक्रीमेंट हो रहा है -4 का। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट विच इज a21, 1 2 3, हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का। एंड जो लास्ट एलिमेंट है a22, a22 -1 -3 -5, डेक्रीमेंट हो रहा है -2 का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मैट्रिक्स बन रहा है इसमें हर एलिमेंट एक एपी बना रहा है एंड ये उसके कॉमन डिफरेंस है। दैट मीन्स कि अगर मैं कोई भी दो मैट्रिक्स लेती हूँ एडजेसेंट पावर्स वाले, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है n-1 n+1 एंड एंड, तो क्या अगर मैं इन दो एडजेसेंट पावर वाले मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन निकालूंगी तो फिर हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगा? हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा कॉमन डिफरेंसेस का। आप करके देखो m2 - m अगर आप करोगे तो आपके पास एलिमेंट्स का कॉमन डिफरेंस आएगा। So that is equal to 2 -4 1 and -2. So this is the matrix that you will get in this case. Therefore answer option B is your correct answer. I hope you understand this. ये previous session का try yourself question है। जनरली इस तरीके के पैटर्न वाले क्वेश्चंस आईपी मैट इंदौर में देखे गए हैं, सो इसको कर लेना अगर किसी से भी ये मिस हो गया तो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन जीपी, वेरी कंसिस्टेंट टॉपिक। अगर आप देखो तो शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन उठाओगे, एमसीक्यू सेक्शन उठाओगे, आपको एपी जीपी के ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली दिखेंगे। एक मॉक के एक पेपर के अंदर, एक्चुअल पेपर के, यू माइट गेट मोर देन 2 क्वेश्चंस ऑन एपी जीपी। एक साल का पेपर तो ऐसा आया था जिसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशंस पे भी क्वेश्चन था, एपी एंड जीपी पर भी क्वेश्चन था। सो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। इस टॉपिक के क्वेश्चंस यूजुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ क्लब करके दिए जाते हैं, ज्योमेट्री के साथ क्लब करके दिए जाते हैं, एंड इट्स एन इजी टॉपिक। सो लेट्स डू दिस। सो क्वेश्चन कह रहा है कि सम टू इंफिनिटी ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, sum to infinity of a geometric progression is 6. Okay. Sum to infinity of the squares of each term in the progression is 12. Sum to infinity of the cubes of each term in the progression is equal to, हमें नॉर्मल इनफाइनाइट जीपी का सम दे रखा है, हमें दे रखा है कि स्क्वायर्स अगर हम कर दें इस जीपी के हर टर्म का तो उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमें दे रखा है। अगर हम इन्फिनिटी क्यूबिक टर्म्स का हम निकालें तो हमारे पास क्या सम आएगा इस जीपी का, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। तो हमारे पास नॉर्मल जीपी किस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की होती है। अब ये है इसमें इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट जीपी का हम सम तभी निकाल सकते हैं जब मॉड आर इज लेस देन 1, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट इज कि ये होता है आपके पास इनफाइनाइट जीपी का सम, a अपॉन 1 - r, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू 6। नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग गिवन टू यू। अगर अब हम हर टर्म का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास जीपी बनेगी कुछ इस तरीके से, टिल इंफिनिटी टर्म्स। अब इसमें आपका फर्स्ट टर्म हो जाता है a स्क्वायर, कॉमन रेशियो हो जाता है आर स्क्वायर, एंड इसका सम हमें दे रखा है 12। सो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम इससे a एंड r की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स चेक दिस आउट। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा है a इक्वल्स टू 6 इंटू 1 माइनस r, फर्स्ट थिंग, एंड वी कैन राइट a स्क्वायर इक्वल टू 12, 1 माइनस r, 1 प्लस r। a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन से, 6 इंटू 1 माइनस r, 12, 1 माइनस r, 1 प्लस r। अब आप दोनों साइड से 1 माइनस r कैंसिल कर सकते हो क्योंकि r इज नॉट इक्वल टू 1, r is less than 1, so it can be cancelled out। ये है 6 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर होगा, तो एक 1 माइनस आर, एक 1 माइनस आर से कैंसिल हो गया, एक 6 12 से कैंसिल हो जाएगा तो 6 बचेगा, 1 माइनस आर, यहाँ बचेगा 2 एंड 1 प्लस आर। फर्दर 2 को 3 से कैंसिल कर दो, सो बचा 3 माइनस 3r इक्वल्स टू 1 प्लस आर। आर विल कम एज 1 by 2।
4r and 2. So 1/2 r की वैल्यू आ गई विच इज लेस देन 1. सो यस, तो हमारे पास अब r की वैल्यू आ गई है, तो आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. तो a की वैल्यू विल कम आउट टू बी 6 into 1 minus half विच इज इक्वल टू 3. तो अब हमारे पास r की भी वैल्यू है, फर्स्ट टर्म a की भी वैल्यू है. क्वेश्चन पूछ रहा है इन्फिनिटी ऑफ द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द क्यूब्स ऑफ ईच ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो सबसे पहले टर्म्स कैसे दिखेंगे? अगर हम लिखेंगे a क्यूब r क्यूब a क्यूब r6 एंड सो ऑन, तो इसमें फर्स्ट टर्म हो गई a क्यूब एंड कॉमन रेशियो हो गया r क्यूब. अब हमारे पास a भी है विच इज 3 into 3 into 3 27 and 1 minus r is 1/2, so r cube हो जाएगा 1/8. So 27 into 8 upon 7 which is equal to 216 upon 7. So option D is your correct answer. ये चीज अंडरस्टूड थी. इसमें क्या पता होना चाहिए आपको कि कॉमन रेशियो इन्फिनिटी जीपी का आप तभी सम निकाल सकते हो जब कॉमन रेशियो आपका मॉड कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, दिस पॉइंट, एंड सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. ओके, नेक्स्ट. यस, इस तरीके के क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी फेमस इन आईपी मैट इंदौर की नॉर्मल इक्वेशन दे देता है जो कि लगती है काफी आसानी से हो जाएगी, बट आंसर लॉग में आ रहे हैं एंड एक्सपोनेंट्स में पावर्स कुछ अजीब सी वेरिएबल वाली है. सो लेट्स चेक दिस आउट कि कैसे होगा ये. फाइंड द सम ऑफ द रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. सो हमारे पास इक्वेशन है कुछ 3 to the power x minus under root 3 to the power x plus 4 plus 20 equal to 0. अब इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि इसको हम और कैसे लिख सकते हैं टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन बेटर, क्योंकि यूजुअली इस तरीके की हर इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है आगे जाके. इस चीज का ध्यान रखना. तो अब हमारा पर्पस है इस इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना. तो अगर मैं 3 को लिख दूं अंडर रूट 3 2x, कैन आई डू दैट? डू यू अंडरस्टैंड हाउ आई डिड इट? चलो इसको ऐसे ना लिख के हम लिखते हैं अंडर रूट 3 स्क्वायर टू दी पावर x. ठीक है, अब माइनस अंडर रूट 3x इंटू अंडर रूट 3 4. मैंने दोनों एक्सपोनेंट्स को अलग कर दिया, x को अलग 4 को अलग, प्लस 20 इक्वल टू 0. ये चीज क्या हो जाएगी 9. ओके, सो रूट 3, अब ये 2 बाहर आ जाएगा 2x माइनस 9 इंटू रूट 3x प्लस 20 इक्वल टू 0. नाउ डू यू सी दिस एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर आप लेट कर लेते हो अंडर रूट 3 टू दी पावर x को t, so do you get a quadratic equation? It's t2 minus 90 plus 20 equal to 0. Now if you factorize this equation, क्या आता है आपके पास? t minus 4 and t plus 5 t minus 5 equal to 0. This is how you factorize this equation. तो क्या किया हमने? एक इक्वेशन दिखी, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया, फैक्टराइज किया. नाउ वी नो दैट t is equal to 4 और t equals to 5. t क्या है? ये है. So under root 3 to the power x is 4 और under root 3 to the power x is 5. अब यहां से हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? दोनों साइड log लेना पड़ेगा. So x log रूट 3, log लेते ही रूट 3 की पावर आ जाएगी आगे, इक्वल्स टू log 4. ये हो गया आपकी एक चीज, एंड दूसरा x log रूट 3 इक्वल्स टू log 5. ओके, अब हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं. x log, यहाँ पे अंडर रूट की भी पावर हाफ में आगे लेके आ रही हूं, इक्वल्स टू log 4 एंड x log 3/2 is equal to log 5. Now we have two possible real values of x. क्या क्या है वो real values of x? एक तो है log 4 log 3, जिसको आप लिख सकते हो log base 3 4. ये समझ में आया क्यों लिखा है मैंने? प्रॉपर्टीज पता है log की? This is equal to log b upon log a. This is the most used property in logs. Don't forget this. तो हमारे पास एक x की वैल्यू आई ये,
और इधर से हमारे पास दूसरी x की वैल्यू आएगी 2 log 3 base 5। अब ये दो पॉसिबल रियल वैल्यूज हैं x की, हमें चाहिए सम ऑफ ऑल द रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, तो आप कर दो इन दोनों को ऐड। ओके, सो लेट्स ऐड दिस। सो अगर आप ऐड करते हो, व्हाट डू यू गेट? 2 log 3 4 log 3 5, दिस इज कॉमन। अगेन हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, 4 into 5, so 2 log 3 20. So this is the final answer to this question, which is option A. Okay, समझ में आया सबको? ओके, इस तरीके के क्वेश्चन आईपी मैट में आ सकते हैं, सो प्लीज इसको सीरियसली समझ के सॉल्व करना। कोई भी स्टेप नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, डोंट हेजिटेट। Now the first three terms of an arithmetic progression p are p, q, p square respectively, where p is less than 0. The first three terms of geometric progression are also given to us, which is p, p square and q respectively. Find the sum of the first 10 terms of the AP. So हमारे पास एक AP given है जिसके तीन टर्म्स हैं p, q, p square. AP के अंदर क्या होता है? दैट फर्स्ट एंड थर्ड टर्म p plus p square is equal to 2 times the middle term 2q. So this is your first equation that you get. नेक्स्ट इज जीपी में हमको गिवन है तीन टर्म्स p, p स्क्वायर एंड q. ओके, तो कॉमन रेशियो क्या है? p स्क्वायर अपॉन p. p फर्स्ट टर्म क्या है? p, तो हम q निकाल सकते हैं. व्हाट इज q? p इंटू कॉमन रेशियो स्क्वायर a r स्क्वायर. सो हमारे पास q आ गया, विच इज इक्वल टू p क्यूब. ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट. वी हैव द वैल्यू ऑफ q इन टर्म्स ऑफ p. तो अब इस चीज को हम यूटिलाइज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में. सो फर्स्ट इक्वेशन इज p p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q, विच इज इक्वल टू 2 इंटू p क्यूब. पूरी इक्वेशन से p कैंसिल कर दो. क्यों कर सकते हैं हम p कैंसिल? क्योंकि p इक्वल टू 0 नहीं है, p इज लेस देन 0. ओके, सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट 2p स्क्वायर माइनस p माइनस 1 इक्वल टू 0. अब करो इसको फैक्टराइज. सो 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस p माइनस 1 इक्वल टू 0. 2p p माइनस 1 प्लस p माइनस 1 हो गया फैक्टराइज. 2p प्लस 1 एंड p माइनस 1. p की पॉसिबल वैल्यूज है माइनस हाफ एंड 1. 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि p हैज टू बी लेस देन 0. So the only value that p can take is minus half. Now we have the value of p. We can find out the value of q. Yes? Okay, so let's find out the value of q. How will we do that? हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें p सब्सटीट्यूट कर दो. सो माइनस हाफ प्लस 1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू q. ओके, क्या आएगा q की वैल्यू? So p tha minus half, p square will be 1/4, which is equal to 2 minus 1/4. Minus 1/4 into half equals to q. So q की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/8. So अब हमारे पास क्या है? हमारे पास p की वैल्यू है विच इज माइनस हाफ, हमारे पास q की वैल्यू है विच इज -1/8. तो अब क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं विच इज माइनस हाफ एंड -1/8, तो हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. ऑफकोर्स निकाल सकते हैं. सो आपके पास कॉमन डिफरेंस आएगा -1/8 माइनस ऑफ माइनस हाफ, विच इज इक्वल टू -1/8 प्लस हाफ, विच विल कम आउट टू बी 3/8. सो अब हमें सम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी का डिफरेंस निकालने के लिए. सो सबसे पहले तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एपी का 10/2, 10 टर्म्स इन 2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज माइनस हाफ प्लस n-1d.
n is 10, so n minus 1 is 9, d is 3/8. बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 5, ये कैंसिल, सो 5 minus 1 plus 27/8, which is equal to 19/8 into 5. This gives you 95/8. Okay, so correct answer in this question is option B. अब है ट्रिगो। ट्रिगो के बहुत अच्छे क्वेश्चंस देता है आईपी मैथ, लाइक वेरी गुड। मैं कह सकती हूँ कोई कोई क्वेश्चन टफ भी होता है, उसके लिए आपको पता होने चाहिए ऑलमोस्ट सारे जो भी 11th-12th में ट्रिगो के फॉर्मूलाज होते हैं, दैट यू मस्ट नो। ओके, यू कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट नो, वरना फिर आप नहीं कर सकते क्वेश्चन। ओके ओके, तो इसमें आपको सबसे पहला फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए, is cos x minus cos y. This is equal to -2 sin x प्लस। आई अंडरस्टैंड कि ट्रिगो सबका एक स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूलाज थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट कोशिश करना, कभी कभी क्वेश्चंस करने से कुछ फॉर्मूला स्टक हो जाते हैं। सिर्फ याद करते रहोगे बिना प्रैक्टिस के तो समटाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर इट। सो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला होता है -2 इंटू साइन x प्लस y बाई 2 साइन x माइनस y बाई 2, एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू अस एज हाफ। ओके, सो वी गेट साइन, हाँ ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट वैल्यू है साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y बाई 2 and sine of x minus y by 2. Now this expression's value is given to us as -1/3. अब आप फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखो और सेकंड एक्सप्रेशन को देखो, दोनों एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दो। When you will divide first expression by the second expression आप डिवाइड करोगे, what will you get? फर्स्ट थिंग तो ये कि दोनों में x माइनस वाई वाला ये जो एक्सप्रेशन है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, ये जो 2 है दोनों में ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वो लिख लेते हैं। सो माइनस साइन x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू हाफ, ये बचेगा फर्स्ट एक्सप्रेशन का, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन में बचेगा cos x प्लस वाई बाई 2, इधर -1/3। अब दोनों साइड से नेगेटिव साइन कैंसिल कर दो, ये 3 चला जाएगा आपका ऊपर न्यूमरेटर में, 2 विल कम इन द डिनोमिनेटर, सो यू विल, एंड ये जो साइन और कॉस है ये बन जाएंगे tan x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 3/2। अब हम आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, हमारे पास tan की वैल्यू है विच इज 3/2। व्हाट इज tan? पहुंच जाओ 9th-10th के मैथ्स में आ जाओ कि tan क्या होता था 9th-10th में जब हमने इनिशियली ट्रिगो पढ़ी थी। tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डू यू नो दिस कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है 3, बेस है 2, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 विच इज अंडर रूट ऑफ 13। ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा। थीटा क्या है इस केस में, x प्लस वाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 3/√13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड cos of x प्लस वाई बाई 2 will come out to be 2/√13 बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है टू एक्चुअली कैलकुलेट व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन विच इज साइन ऑफ x प्लस वाई। क्या अब हम साइन ऑफ x प्लस वाई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। सो अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये किस तरीके का फॉर्मूला बन गया, इट बिकम साइन 2 थीटा। सबको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा क्या है, x प्लस वाई बाई 2। सो ऑलमोस्ट वी आर टूवर्ड्स द आंसर, x प्लस वाई बाई 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, दिस इज 2 इंटू 3/13 इंटू 2/13 √13। सो ये आपके पास आएगा 12/13।
अब ये सबसे लोएस्ट टर्म्स में है, कुछ भी लोएस्ट और इससे नहीं कर सकते हैं हम. सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ a plus b which is 12 plus 13 which is equal to 25. Sorted? Trigo. This is Trigo for you for IP MAT इंदौर. ये सारे फॉर्मूलाज याद करके जाने हैं, स्पेशली sin 30, 60, 90 ये सब तो कर ही लेना याद, भूलना मत. Okay, the number of ways of arranging all the letters of the word perfection in such a way that there must be exactly 2 consonants between any 2 vowels. Okay, तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड है perfection. IP MAT gives very good questions of PNC probability. So सबसे पहले तो इसमें सारे vowels देख लो, ये हैं, ये हैं, ये हैं. So हम कह रहे हैं कि किन्हीं भी 2 vowels के बीच में 2 consonants होने चाहिए. That means अगर E है तो नेक्स्ट वॉवल के बीच में 2, फिर और फिर. ये तो मैंने EEIO ऐसे ही लिख दिया, मतलब यहाँ पर कोई वॉवल होना चाहिए और 2 वॉवल्स के बीच में 2 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए एग्जैक्टली. ओके, तो हमारे पास कितने वॉवल्स हैं? 4. बच्चे कितने लेटर्स हमारे पास? PRFCTN. ये कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? 6 कॉन्सोनेंट्स हैं. 6 ही कॉन्सोनेंट्स हमको अरेंज करने हैं 2 वॉवल्स के बीच में. सो यही एक अरेंजमेंट पॉसिबल है और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है. द टाइम यू रिमूव 2 कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम एनीवेयर, लाइक इफ यू थिंक दैट यू कैन प्लेस इट हियर और एनीवेयर एल्स, 2 वॉवल्स एक साथ आ जाएंगे. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. दिस इज द ओनली पॉसिबल सिनेरियो दैट यू कैन हैव. ठीक है, तो अब हमारे पास 4 वॉवल्स हैं, उनको अरेंज करने का तरीका है 4 फैक्टोरियल. रेपिटेशन हटा दो क्योंकि 2 ईज है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे. इन 2 कॉन्सोनेंट्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? सारे कॉन्सोनेंट्स अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं. सो हर पोजीशन के लिए यू हैव 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल वेज में you can arrange these consonants. Okay, so हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है? इज 3 into 4 into 6 फैक्टोरियल. अब इससे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन इज 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल. कैन वी से इट इज सेम एज व्हाट वी जस्ट कैलकुलेटेड? क्योंकि अगर आप 4 फैक्टोरियल बाहर निकालते हो, आपके पास आता है 1 plus 5 into 6. नो, नॉट पॉसिबल. सिमिलरली कोई भी नहीं. लेकिन अगर आप ऑप्शन सी को देखो, 6 फैक्टोरियल तो ठीक है, हमारे आंसर में भी आ रहा है. 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल is equal to 2 into 2 into 3 which is equal to 4 into 3 and that matches with the other part of our answer. Therefore your correct answer is option C. हमेशा अगर आंसर कुछ अलग फॉर्मेट में आ रहा है, कंफर्म कर लेना, इसे ब्लाइंडली मार्क मत करना. नाउ आईपी मैट इंदौर कभी भी अगर कुछ क्वेश्चंस इंटरेस्टिंगली ऐसे देता है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ एक टॉपिक के नहीं होते, प्रोबेबिलिटी के साथ नंबर सिस्टम डाल देगा या फिर प्रोबेबिलिटी के साथ अलजेब्रा फंक्शंस, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन हमें एक फंक्शन दे रखा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. Out of first 20 natural numbers, if a number x is chosen at random, then the probability that f of x is greater than 10. Okay, so f of x greater than 10 होने की क्या probability है? कितने natural numbers 20 जो first है उनमें से कितने ऐसे natural numbers हो सकते हैं जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, वो हमें चेक करना है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ग्रेटर देन 0. फैक्टराइज करो इसको. What will you get? X minus 6, x plus 1 greater than 0. अब ये किन वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन 0 होगा? x ग्रेटर देन 6 और x लेस देन -1. ओके, अब कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स के साथ इंटरसेक्ट करती हैं? इज x greater than equal to 7 and less than equal to 20. 7, 8, 9, 10 4 वैल्यूज एंड 11 से लेकर 20 तक 10. तो 14 ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं x की इन फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी दैट f of x is greater than 10. दैट मीन्स कि हम सैंपल स्पेस है 20 नंबर्स का, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, उसमें से अगर हम इन 14 में से कोई भी नंबर उठाते हैं तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 14/20
which is equal to 7/10. So answer is option number C. So question overall अगर देखो तो आसान था, बट दो टॉपिक्स को इन्होंने मिक्स कर दिया, फंक्शंस प्लस इनइक्वालिटी फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, इन सब मल्टी छोटे छोटे टॉपिक्स को इन्होंने मर्ज करके क्वेश्चन बनाया. ओके, आउट ऑफ 40% परसेंटेजेस का है, आउट ऑफ 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस अ बैडमिंटन प्लेयर हैज वन 8 मैचेस एंड लॉस्ट 4 मैचेस. If it's true that no match can end in a tie, what is the maximum number of matches he can lose and still win more than 60% of the total number of matches? तो थोड़ा बाइफरकेट करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. अभी तक वो 40% मैचेस खेला है, जिसमें से ही वन 8 मैचेस एंड ही लॉस्ट 4 मैचेस. एंड इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी मैच टाइम में एंड नहीं होता है, मतलब कि जितने टोटल नंबर ऑफ मैचेस उसको खेलने हैं उसमें से वो अभी तक 40% मैचेस खेल चुका है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस आर 12. 8 जीता है, 4 हारा है. सो अगर n इज टोटल नंबर ऑफ मैचेस, उसका 40% विच इज 0.4 इज इक्वल टू 12. So we can find out n की value which is 12/0.4 which is equal to 30. Which is equal to 30. अब हमारे पास टोटल मैचेस हैं जिसमें से 12 ऑलरेडी हो चुके हैं. सो कितने मैचेस बचे अभी हमारे पास? 30 - 12, 18 मैचेस बचे. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैक्सिमम वो कितने और मैचेस हार सकता है इन 18 मैचेस में से, सच दैट कि उतने मैक्सिमम मैचेस हारने के बाद भी वो कम से कम 60% से ज्यादा मैचेस जीत जाए. ठीक है, तो अभी सबसे पहले ये देखो कि 30 का 60% कितना होता है. 30 का 60% इज 18 मैचेस. तो हमें उसको कम से कम इससे ज्यादा मैचेस जिताने हैं. और क्या मैक्सिमम करना है? नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट. नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें नंबर ऑफ मैचेस वन को मिनिमाइज करना होगा. ये ध्यान रखो, वी नीड टू मैक्सिमाइज मैचेस लॉस्ट. ओके, सो इसके लिए वी नीड टू मिनिमाइज मैचेस वन. मैचेस वन को मिनिमाइज करने के लिए हम 18 से जस्ट एक ज्यादा मैच ले लेते हैं, क्योंकि 18 से ज्यादा मैचेस उसको जीतने हैं, मोर देन 60%. तो हम जस्ट एक ज्यादा ले लेते हैं. लेट्स से कि वो 19 मैचेस ओवरऑल जीता है. ठीक है, तो मैचेस कितने टोटल हारेगा? 30 में से 11, जिसमें से वो 4 मैचेस ऑलरेडी हार चुका है. दैट मीन्स वो मैक्सिमम 7 मैचेस और हार सकता है, उसके बावजूद वो 60% से ज्यादा मैचेस जीतेगा. ओके, सो 11 - 4 इक्वल टू 7 मैचेस he can still lose and win more than 60% of the total number of matches. So correct answer in this case is 7. इस तरीके के क्वेश्चंस आपको शॉर्ट आंसर टाइप में मिल सकते हैं, which sounds difficult but in solving they are very easy. The fraction of the milk present in two different mixtures are 1/4 and 1/k. These two mixtures are mixed in the ratio 2:3 by volume. What is the value of k when the fraction of the milk in the resultant mixture is 2/5? तो हमारे पास 2 मिक्सचर्स हैं. लेट्स से कि एक M1 मिक्सचर है, एक M2 मिक्सचर है. M1 मिक्सचर में 1/4 मिल्क है, M2 मिक्सचर में 1/k मिल्क है. अब हम इन दोनों मिक्सचर्स में से कुछ मिक्सचर ले रहे हैं 2:3 के रेशो में. तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपके पास या तो रेशो के टर्म्स में या परसेंटेज के टर्म्स में, कोई भी डेफिनेट वैल्यू आपको नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि हमने मिक्सचर वन में से 2 लीटर मिक्सचर निकाला है और M2 में से हमने 3 लीटर मिक्सचर निकाला है. ठीक है, आर मिक्सड इन द रेशो 2:3 गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए हमने 2 और 3 लीटर लिया है. तो हम जब मिक्सचर वन में से 2 लीटर मिक्सचर निकालेंगे तो उसका कितना पार्ट मिल्क होगा? इतना पार्ट मिल्क होगा मिक्सचर वन का, विच इज हाफ मिल्क होगा. ठीक है, सिमिलरली M2 में से जब हम 3 लीटर मिल्क निकालेंगे तो उसमें से कितना पार्ट मिल्क होगा? 3/k मिल्क होगा.
तो हमने टोटल कितना निकाला, 5 लीटर मिक्सचर निकाला M1 प्लस M2, जिसमें हमारे पास मिल्क कितना है 2/5 गिवन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के व्हेन द फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। रिजल्टेंट मिक्सचर हमने 5 लीटर निकाला है जिसमें 2/5 मिल्क है, सो दिस इज इक्वल टू 2 लीटर इसके अंदर मिल्क है। दैट मीन्स इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, सो हाफ प्लस 3/k is equal to 2. So 3/k equals to 2 minus half, which is equal to 3/2. K is equal to 2. So हमारे पास आ जाती है k की वैल्यू, k is equal to 2. Okay. And finally, this question is for all of you. Try your self question of this session. Tell me your answers in the comment section before the last session. So जब मेरे को पता लगे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपका कितना आंसर सही निकल रहा है, व्हाट आर योर वीकर एरिया, सो वी कैन डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट सेशन विद मोर क्लैरिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे एट 8:30। तब तक प्रैक्टिस करते रहो और अपने डाउट्स के साथ आओ सेशन में। ओके, सो दैट्स अ रैप फॉर द टुडे सेशन। Okay, keep on practicing and all the best. Thank you.